जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि आज फिर से आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जो सेगमेंट है वो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होते हैं। और आज का टॉपिक भी जो है वो बड़ा मतलब रिलेटेड है जी जी। कि खाने से मुतल्लिक है। और खाना जब जो है वो मैदा है, तो मैदे के साथ फिर वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो अच्छे तरीके से खाया भी जाएगा। और रोज़ों की जो नेमतें हैं जो हर रोज़ाना जो है हमारा दस्तरखान भरे होते हैं, उनसे हम तभी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जब हमारा मैदा ठीक होगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा इनवाइट किया मुझे। तो मैदे से रिलेटेड जो है ना कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि मैदे के मसाइल होते कौन कौन से, बीमारियां कौन कौन सी। बिल्कुल। आम दिनों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो माह रमज़ान में हमें जिनसे रोज़े रखने की वजह से फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। और सवाल मेरा ये होगा कि रोज़े में ज़्यादातर जो है वो मैदा किन चीज़ों से ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए मैदे के और आंतड़ियों के मरीज़ों को स्पेशली? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। उसमें सबसे पहले तो हम देखें ना कि मैदे के मसाइल इतने कॉमन है कि हर दूसरा बंदा, आप जिससे भी पूछे होगा मेरे मैदे में मसला है, मैदे में क्या मसला सामने है? बैठा हूँ वैसे मुझे जी, आप जो है ना आपको भी ये सिलसिला चलता रहता है और डिस्कस होती रहती है इसके बारे में। हाँ, एक और बंदा भी है, अभी वो उनको बता नहीं सकते, थोड़ी देर बाद आएंगे। सारे, मैं खुद भी मुझे जो है ना माइल्ड है, जो आप उसको डिस्पेप्सिया कह लेते हैं। हाँ। ठीक है, हार्ट बर्न कह लेते हैं, जो आपके कहते हैं ना सीने में जलन हो रही है। हाँ। मैदे में तेजाबियत हो रही है। तो ये तो बहुत ही कॉमन है। सही। अच्छा, इनडाइजेशन है, खुराक सही हजम नहीं होती। ठीक है, ये भी बहुत सारे लोगों को होती है। बिल्कुल। डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक जो ज़्यादा सीरियस इशू है ना वो पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर के अलावा एक और इशू है, इनको हम बाद में डिटेल में देखते हैं। पहले नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें और जो हमारे नाजरीन हैं वो ज़रा उनको कुछ आइडिया हो जाए इन चीज़ों के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक होती है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ आंतों की वर्म की बीमारियां भी होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप जो लोग यहाँ पे इस टाइम में ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप लोगों को भी कोई मैदे के हवाले से कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब के सेगमेंट में आप मैसेज करके जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं जी, और उसका हम ज़रूर जो है ना जवाब देंगे। बिल्कुल। अपने कमेंट्स के ज़रिए मेरे सामने कमेंट्स आ रहे हैं, अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, आम दिनों के अंदर आपके जो खाने की रूटीन है वो क्या है? आम दिनों में वो डिस्टर्ब होती है वैसे। हाँ, डिस्टर्ब वो इस वजह से होती है, आप कई बार जो है ना लेट नाइट खाना खा लेते हैं और सुबह उठ के फिर जल्दी नाश्ता कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा आपके जो डिनर है और जो समटाइम लंच भी डिनर बन जाता है और समटाइम मतलब हमारी कोई रूटीन नहीं होती। बाज़ दफ़ा आपके डिनर और ब्रेकफास्ट में 4 घंटे का भी गैप होता है। अब लेट नाइट कहीं से खा के आए, ऐसा ही है, सुबह उठ के नाश्ता करना पड़ता है। अच्छा, बाज़ हम नाश्ता ही नहीं करते, दोपहर को खाना खा लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ना नाश्ता करते हैं ना दोपहर का खाना खाते हैं। हम कोई 3, 4, 5 बजे अगर खाना खा लें, हम कहते हैं बस रात का भी हो गया और दिन का भी हो गया। हाँ। इसी तरह जो हमारे बच्चे हैं वो आजकल बर्गर बच्चे आ रहे हैं ना, तो एक कॉल पे जो है ना डिलीवरी आ जाती है फास्ट फूड की। फास्ट फूड, बिल्कुल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से मैदे के कुछ ना कुछ मसाइल, कुछ ना कुछ बीमारियां वो लोगों को रहती हैं। सही। अब माह रमज़ान की आमद से क्या होता है? माह रमज़ान की आमद से ये होता है, जिस तरह आप मतलब आप ड्यूटी पे जाते हैं, वहाँ बायोमेट्रिक करते हैं। आप थंब लगाते हैं और फिर जाते हुए चेक आउट कर देते हैं। पहले चेक इन करते हैं और चेक आउट कर देते हैं। बिल्कुल। अब एक टाइम सेट है कि आपने इस टाइम पहुंचना है और इस टाइम जाना है। सही। तो माह रमज़ान में सबसे पहले तो हमारा चेक इन और चेक आउट वाला जो हिसाब है वो बन जाता है, रूटीन बन जाता है। हमने सहरी के टाइम, ये बरकत है मेरा। जी जी, सहरी के टाइम हमने खाना है, उसके बाद इफ्तारी के टाइम हमने इफ्तार कर लेना है। ठीक हो गया। तो बहुत सारे हमारे इश्यूज इस वजह से रिजॉल्व हो जाते हैं, माशाल्लाह, रूटीन बनने की वजह से। सही, ऐसा ही। आप ये सुन के हैरान होंगे, हम रोज़ा रखते हैं, हम पे फ़र्ज़ है, ठीक है, और रोज़े हमसे पहली उम्मतों में भी फ़र्ज़ किए गए थे। तो दुनिया के अंदर कुछ ऐसी जो ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां रोजे का कॉन्सेप्ट नहीं है। सही। अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्होंने एक इलाज दरियाफ्त किया मैदे के मसाइल को हल करने के लिए, उसको कहते हैं वो फास्टिंग थेरेपी। अच्छा, फास्टिंग थेरेपी जी। अब ये देखें, हम तो उसको एक मतलब इबादत के तौर पे करते हैं, लेकिन वो भी इस साइड पे आ गए
मजबूरन अपने जो फिजिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए। सही सही। अब फास्टिंग थेरेपी क्या है, ये ख़ास तौर पे जापान वगैरह इन कंट्रीज़ में होती है। जापान में एक स्टडी की गई, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि कुछ पेशेंट्स थे ऐसे जिनको एसिडिटी और मतलब इंडाइजेशन यानी कि हाजमे का मसला था या कुछ, तो उनको 10 दिन के लिए उन्होंने फाका कशी पे जो है ना वो ले गए। मतलब ऐसा नहीं कि मुकम्मल तौर पे उनको कुछ नहीं दिया उनको खाने को, मतलब 12 घंटे या 10 घंटे जो है ना उनको टाइम दिया कि इसमें आपने कुछ भी नहीं खाना। ओके। और उसके बाद 5 दिन फिर उनको रिलैक्सेशन दी कि आप खा पी सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 10 दिन फिर जो है ना फास्टिंग थेरेपी कराई। अच्छा। तो इसकी वजह से जो है ना उनके बहुत सारे इश्यूज जो है ना वो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, मतलब ये रिसर्च की उन्होंने जी। और ये अब इस इलाज के तौर पे वो करते हैं, इसके लिए एक रिसर्च का नया दरवाजा खुल गया, इस पे दुनिया में रिसर्चेस हो रही हैं। हमें तो जो है ना 1400-1500 साल पहले ही मतलब हम पे ये चीज़ फ़र्ज हो गई थी और उसकी वजह से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। सही सही। अब हम आते हैं पेप्टिक अल्सर की तरफ, जो थोड़ी सी सीरियस डिजीज़ है। हम बात करते हैं, अच्छा पेप्टिक अल्सर की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब जो मैदे का अल्सर होता है, उसमें मैदे की जो ऊपर वाली तय है ना, ठीक है, वो उतर जाती है, यानी जख्म बन जाता है मैदे के अंदर। ओके। दूसरा होता है ड्यूडिनल अल्सर, उसको हम कहते हैं मेडिकल की टर्म में, हम उसको आंत का अल्सर भी कह सकते हैं। ठीक। अब जो मैदे का अल्सर है वो इस वजह से अल्सर बनते हैं कि जैसे हम होटलिंग ज़्यादा करते हैं, स्पाइसी खाने खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाने खाते हैं, चटपटी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खा के, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाने से, तो मैदे में से एक जो तेजाब है वो खारिज होता है मैदे की दीवारों से, उसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने सुना होगा। अब वो मैदे की दीवारों, जब हम ज़्यादा चीज़ें ऐसी खाएंगे, अब तेजाब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मैदे को, तेजाब ज़्यादा खारिज होगा, तेजाब ज़्यादा खारिज होगा तो मैदे की अपनी दीवारों को भी डैमेज करेगा। सही। ठीक है। अब दीवारें डैमेज हो गई, हमने कह दिया कि पेप्टिक अल्सर बन गया जी मैदे का। सही। अब आते हैं हम रोज़े पे। सपोज किसी बंदे को पेप्टिक अल्सर है मैदे का, उसने रोज़ा रख लिया। अब जो भूखा पेट होता है ना, उसके अंदर एसिड रिलीज हो रहे होते हैं, तेजाब खारिज हो रहे होते हैं। अब वो तेजाब जो खारिज होंगे ना, वो जो वहाँ की दीवारें हैं, क्योंकि कुछ खाया पिया तो है नहीं, कोई चीज़ आई तो है नहीं, हमने इनटेक कुछ नहीं किया, अब तेजाब रिलीज हो रहा है मैदे में, वो उनको और डैमेज करता रहेगा। सही। तो इस तरह से ये जो कंडीशन है ये वर्स होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। तो जिनको मैदे के अल्सर हैं, ऐसे जो पेशेंट हैं, उनको खास तौर पे जो है अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करना चाहिए कि हाँ जी मैं रोज़ा रखूं या ना रखूं। सही। ये ना हो कि आप रोज़ा रखें और आपकी हालत जो है वो और ज़्यादा बिगड़ती जाए। ठीक है, आप डैमेज करते रहें अपने आप को। अच्छा, और फिर इसके साथ ही कुछ दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं जो आप सहरी के टाइम पे ले सकते हैं। सही। जो आपको हेल्प आउट करती हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने जो बताया आंत का अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, उसमें ये होता है कि अगर बंदा भूखा रहता है ना, तो भूखा रहने से वो जो अल्सर है उसमें बेहतरी आती है, रिकवरी आती है। तो जो आंत का अल्सर है वो तो रोज़ा रखने से उसमें रिकवरी आती है और उससे फ़ायदा होता है, लेकिन जो मैदे का अल्सर है ना, वो मजीद ख़राब उसकी कंडीशन होना शुरू हो जाती है, मजीद जो है ना नेक्स्ट स्टेज पे जाना शुरू कर देता है। ठीक, दोनों अपोजिट हैं जी, दोनों अपोजिट हैं। तो इन चीज़ों का जो है ना हमें ख्याल रखना है, और ये डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ज़रूरी है, आपने उनसे मशवरा लेना है और रेगुलर चेकअप, माह रमज़ान से पहले ऐसे पेशेंट एक दफ़ा ज़रूर जो है ना चेकअप डॉक्टर से करा के आएँ। बिल्कुल। इसके साथ ही एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये होती है कि ऐसा पेशेंट, उसको कभी कब्ज़ हो गई, अच्छा कभी डायरिया हो गया, अल्टरनेट डेज पे, एक दिन कब्ज़ है दूसरे दिन डायरिया। ठीक। ठीक है, और पेट में दर्द भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो ज़्यादातर जो इसकी रूट कॉज है या जो इसकी वजूहात हैं, उसमें खुराक शामिल है, बेहंगम खुराक जो हम खाते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ नफ्सियाती मसाइल भी ऐसे होते हैं जो मतलब जिनकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं, रोज़े की हालत में उनकी 50% तक बेहतरी उनके अंदर आने के चांसेस होते हैं। सही सही। अपेंडिक्साइटिस आपने सुना होगा, जो अपेंडिक्स के मरीज होते हैं उनको पेट में दर्द होता है या राइट साइड पे दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास वो जाते हैं, वो कहते हैं कि इमरजेंसी है जी, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। सही। उसको आप अपेंडिसेक्टमी कहते हैं। तो आप कभी वैसे इस पे रिसर्चेस भी मौजूद हैं, हम भी दोस्तों से पूछते रहते हैं कि जब वो फ़ोन करते हैं जिनकी इमरजेंसी में ड्यूटी होती है, तो माह रमज़ान के दौरान
अपेंडिक्स के पेशेंट बहुत कम आते हैं। सही। तो साबित ये हुआ कि माह रमज़ान के जो लोग रोज़े रखते हैं ना, तो रोज़े रखने की वजह से अपेंडिक्स के इश्यूज कम हो जाते हैं। सही। ठीक है, और ऑपरेशन के जो रोज़ादार होते हैं उनको ऑपरेशन की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। माइल्ड सा इशू हुआ तो वो खुद ब खुद ही जो है ना रिकवर कर जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ना इसको आसान उसमें करते हैं कि बहुत सारे हमारे नाजरीन जो है वो शायद इस तरह की जो टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं शायद वो हर बंदे के समझ में ना आए। ज़्यादातर जो मेरा ख्याल है कि रोज़ों में स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है मैदे के मरीज़ों को, क्योंकि मैं खुद हूँ तो मुझे भी, कि जब जिस तरह आपने अभी फरमाया आपने कि तली हुई चीज़ें और इस तरह की चीज़ें जो कि फास्ट फूड टाइप चीज़ें हैं और तली हुई चीज़ें, क्योंकि तली हुई चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी, समोसे भी होंगे, पकोड़े भी होंगे, चाट भी होगी, क्योंकि उसके बगैर तो इफ्तारी जो है वो हमारे यहाँ पे वो मुकम्मल तसव्वुर ही नहीं करते। तो इस ऐसे हालात में जो है वो ऐसे पेशेंट्स को या आम बंदे को किस तरह से एहतियात करनी चाहिए और किस तरह से अपने आप को एक रूटीन बनानी चाहिए? देखें उसमें सर ये है, आपने एक तो सहरी अच्छी करनी है, हेल्दी। मसलन सहरी में आपने कोई भी ऐसी चीज, जिस तरह अब पराठा क्या होता है, पराठा भी एक उसको कह सकते हैं अब तली हुई रोटी है, तली रोटी है बिल्कुल। हाँ। तो आपने पराठा खाया, 2-3 पराठे खाने के बाद अब वो उसको मैदे के लिए डाइजेस्ट करना भी तो जाहिर है मुश्किल है ना। ठीक है, और उसके साथ ही आपने जो है ना वो चाय का मग पी लिया और उसके बाद 2 सिगरेटें भी लगा ली, भी सारा दिन तो पीने नहीं है, तो आपने स्मोकिंग भी आप करते हैं। तो ये स्मोकिंग करना, ये तली हुई चीज़ें खाना, अच्छा, और ये चाय पीना, ये सारी जो है ना ये स्टमक को अपसेट करती हैं। तो आप अच्छी सैरी करें। मसलन सैरी के टाइम पे आप दही का ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खजूर ले सकते हैं खाने के बाद, और उसमें आप हेल्दी डाइट, मतलब जो ये स्मोकर्स हैं उनके लिए कह रहे हैं ना, मैं तो स्मोकिंग वैसे नहीं करता। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हो कि मैं नहीं, मैं ऑडियंस के लिए जो है ना कह रहा हूँ, बात क्लियर होनी चाहिए जी। इफ्तारी के टाइम पे जो है ना आप लाइट से इफ्तारी करें। हाँ। मतलब जिस तरह फ्रूट, आम दिनों में आप अपने डिनर के अंदर फ्रूट शामिल नहीं करते। हाँ। ठीक है, लेकिन माह रमजान की बरकत है कि फ्रूट जरूरी है। हाँ। फ्रूट चाट की सूरत में हो, किसी भी सूरत में मतलब होगा, तो आप फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें, आप खजूर इस्तेमाल करें, आप मशरूब इस्तेमाल करें। आपने जो सोडा टाइप कुछ चीजें हैं ना, जिस तरह दूध सोडा बना लिया, हाँ। तो ये चीजें इस्तेमाल ना करें। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, ये नुकसानदेह हैं बजाय फायदा के। सही, ठीक है। एक आम जो बीमारी मैं आपके फोरम से जो है ना बताना चाहूँगा लोगों को, जो आम तौर पे सहरी के बाद से जो है ना लोगों को होती है, क्योंकि सहरी में ना हम टिका के खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा, कि बस सारा दिन जो है ना हमें भूख ना लगे। हालांकि इन जो रोज़े जिन दिनों में चल रहे हैं ना, उन भूख से ज़्यादा ना प्यास का इशू होता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम कहते हैं अफार आना। अफार, ठीक है। अब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं, खाना खाने के बाद अब कारी साहब से डिस्कशन चल रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना जो है वो आप उस टाइम छोड़ दें जिस टाइम आपकी थोड़ी सी भूख बाकी हो। भूख रख के खाना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते, हम सहरी तो कर रहे हैं, सहरी करना अब सुन्नत तो है, ठीक है, लेकिन हम उस सुन्नत को प्रॉपर उस पर अमल नहीं कर रहे। हम खाना जो है ना वो एक्स्ट्रा खा लेंगे, कम नहीं खाएंगे। सही। और वो मेरा ख्याल है कि रोज़े का जो अफादियत है या रोज़े से जिसको आपकी सेहत पे जो है वो अच्छे असरात होते हैं, वो आप कसर निकाल लेते हैं इफ्तारी के टाइम के, मतलब वो जो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि रोज़े का जो हमारा रूहानी मकसद तो पूरा हो जाता है, लेकिन जो जिस्मानी मकसद है ना वो हम ओवर ईटिंग करके वो उसको बल्कि उसको हम खराब कर लेते हैं। सही। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में बात कर रहा था, अफारपन जो है, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ के फ़ौरन लेट जाते हैं। सही, ठीक है। फ़ौरन लेटने के बाद क्या होता है कि मैदे के अंदर खुराक जाती है, मैदे के अंदर उसके अंदर तेज़ाब शामिल होते हैं, एसिड शामिल होते हैं। सही। एसिड शामिल होने के बाद अब हमारी कोई एक्टिविटी तो है नहीं, हम चल फिर तो रहे नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो एक चीज़ बनती है उसको कायम कहते हैं, यानी कि जो खाना हमने खाया है वो सेमी सॉलिड उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। अब वो जो है ना वापस ऊपर की तरफ जो है ना हमारी जो खुराक की नाली है उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, हमारी पोजीशन की वजह से भी। सही। अब हमने तो खाना खाया था, उसके अंदर तेजाब शामिल हो गया, जो तेजाब है अब उसकी वजह से तकलीफ होती है हमें, हमारी जो खुराक की नाली है, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी तकलीफ दे होती है चीज़। अब हमने रोज़ा रख लिया, हम कुछ खा पी भी नहीं सकते, हम कोई दवाई भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। सही। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये मैं कहूँगा कि एक तो आप
खाना जो है वो थोड़ा सा भूख रख के खाएं। हाँ, भूख रख के खाएं। दूसरा ये, जो कि सुन्नत भी है। बिल्कुल। दूसरा, आप वॉक जरूर करें, यानी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, घर पे नमाज ना पढ़ें। ठीक। तीसरी बात ये है कि कोई अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको प्रिस्क्राइब की हुई है किसी डॉक्टर ने, तो आप वो इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ ये है कि आपने जब सोना है सहरी के बाद, पहले तो आप सोएं ही ना, इबादत करें, ज़ाहिर है इबादत का महीना है। अगर आपने लेटना है तो अपना जो सर है या जो अपर आपकी बॉडी है उसको थोड़ा सा ऊंचा रख के सोएं। ठीक है। तो उससे जो है ना आपको ये मसाइल नहीं आएंगे। ठीक हो गया।